आज है 12 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है अमृत पैक्स 2023। ये नेशनल फिलाटेलिक एग्जीबिशन है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ऑर्गेनाइज किया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आती है। इस बार इसकी थीम रहेगी आज़ादी का अमृत महोत्सव, वुमेन पावर, यूथ पावर, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंड कल्चर एंड हिस्ट्री। ठीक है, ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। फिर है सेकंड इंडियन राइस कांग्रेस। ये नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में ऑर्गेनाइज किया गया। इसको ऑर्गेनाइज किया एसोसिएशन ऑफ राइस रिसर्च वर्कर ने, और ये हर 2 साल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक तरह का ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर राइस के बारे में, राइस से जुड़ी चीज़ों के बारे में भी बात की जाती है कि कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, या प्रोडक्शन में कहाँ कहाँ हैम्पर कर रहा है, या कौन सी डिजीज़ परेशान कर रही है, वो सब चीज़ें इसके ऊपर बात होती हैं। फिर है सोलर प्रोमिनेंस। ये सूरज का जो एटमॉस्फेयर होता है उससे निकलता है, लूप लाइक होता है, मतलब ऐसे गोल गोल निकलता है, और ये लेकिन ये अलग नहीं हुआ होता। जब अलग हो जाता है तो इसको कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। अदरवाइज ये उसी में अटैच रहता है जो बाकी प्लाज्मा है। ये बाकी जो प्लाज्मा है उनसे थोड़ा सा ठंडा होता है और गाढ़ा होता है। ठीक है, जो आउटर एटमॉस्फेयर होता है सूरज का, जिसको कोरोना कहते हैं, उसमें ही ये रहता है। ठीक है, ये जो सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से ही ये उत्पन्न होता है, और ये नॉर्मली जो इनके नॉर्थ पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उस एरिया में ही देखा जाता है। राइट साइड में सूरज का स्ट्रक्चर दिया गया है, और लेफ्ट साइड में दिखाया गया है कि जो सोलर प्रोमिनेंस है वो कितना बड़ा होता है। मतलब अगर धरती के कंपैरिजन देखेंगे तो वो बहुत बड़ा है। सोलर फिलामेंट क्या होता है? ये वही सोलर प्रोमिनेंस होते हैं, पर ये जब देखने में लगता है कि सूरज इनके पीछे है, तो इनका जो अपीयरेंस होता है वो थोड़ा सा डार्क दिखता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि बहुत ब्राइट ऑब्जेक्ट के आगे कोई डार्क चीज़ है, इसलिए वो फिलामेंट जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको सोलर फिलामेंट कहते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन, यही जो प्रोमिनेंस है, जो सोलर प्रोमिनेंस है, ये जब निकल जाता है, डिटैच हो जाता है, तो ये बाहर इंटरप्लैनेटरी स्पेस में चला जाता है। इसी को ही कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। फिर है फॉरएवर केमिकल्स, PFAS, पर या पॉलीफ्लोरिनेटेड अल्काइल सब्सटेंसेस। ये मैन मेड केमिकल्स हैं, परसिस्टेंट सिंथेटिक माने जाते हैं। 1940s में इनका आविष्कार किया गया था अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे नॉन स्टिक पैन पर कोट करने के लिए, वाटर रेजिस्टेंट टेक्सटाइल बनाने के लिए, फायर सप्रेशन फोम बनाने के लिए। पर ये डिग्रेड नहीं होते हैं। इनमें जो बॉन्ड होता है, इनका जो केमिकल बॉन्ड होता है, कार्बन फ्लोराइड बॉन्ड होता है, वो काफ़ी मजबूत होता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मजबूत माना जाता है। तो ये एक्यूमुलेट होते जाते हैं इन्वायरमेंट में, और एक तरह से परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट का काम करते हैं। PFAS की प्रेजेंस जो है ऑल ओवर वर्ल्ड है। इवन आर्कटिक में भी इसको देखा गया है, ह्यूमन ब्लड और ब्रेस्ट मिल्क में भी इसको देखा गया है, और जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है उससे ह्यूमन को काफ़ी खतरा है। लिवर डैमेज हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, आपके इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कम हो सकते हैं, कई तरह के कैंसर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद UPI 123 पे, ये क्या है? ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जिसमें UPI ट्रांजैक्शन जो है बिना इंटरनेट की मदद से किया जा सकता है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तब भी UPI से पेमेंट हो जाएगा। इसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च किया था, और इसमें IVR के थ्रू पेमेंट हो सकती है। IVR मतलब इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ठीक है, उससे वो जो सोल्यूशन होते हैं उससे हो जाएगा, मिस कॉल से हो जाएगा, साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी, और पेमेंट ऐप से भी हो जाएगा। फिर है भाषिणी मिशन। ये लोकल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है, और इसमें एक लैंग्वेजेस के लिए नेशनल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, और इसका उद्देश्य है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, इनसे जुड़े रिसोर्सेज को पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कराना, ताकि जो इंडिया के MSMEs, स्टार्टअप्स और इंडिविजुअल इनोवेटर्स हैं वो इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है, और ये जो इंडियंस हैं उनको एक इजी एक्सेस प्रदान करेगा, जिससे कि वो अपने नेटिव लैंग्वेज में इंटरनेट पर सर्च वगैरह कर सके। ठीक है, फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये इंडिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे होगी, 1386 किलोमीटर लंबी, और ये दिल्ली मुंबई के बीच में जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है उसको कम करेगी, और ये मतलब और जो टाइम लगता है वो भी कम करेगी। जैसे अभी 24 घंटे लगते हैं दिल्ली से मुंबई पहुंचने में, तो उसको 12 घंटे में ट्रैवल किया सकेगा। और ये 5 राज्य और एक UT, मतलब दिल्ली UT से, और राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होके जा रही है, UP से नहीं जा रही है। ठीक है, ये 8 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है एकदम जीरो से शुरू करना, वहाँ पे पहले कुछ नहीं था, अब वहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और इसको एक्सपेंड करके 12 लेन तक किया जा सकता है। एशिया में पहली और दुनिया में दूसरी ये ऐसी एक्सप्रेसवे होगी जिसमें एनिमल ओवरपास मिला है, मतलब ऊपर से एनिमल जा सकते हैं, उनको ऐसी सुविधा दी जाएगी।
ताकि वो उनका अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहे, ठीक है। और इसमें 11 मीटर का मीडियन दिया जाएगा कि उसको फ्यूचर में इनवर्ड एक्सपेंड किया जा सके, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सकेगा, और जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है ये इसमें लगा रहेगा। फिर आरबीआई ने अलाउ किया है कि जो G20 कंट्रीज से लोग आएंगे या जो एनआरआईज हैं वो कुछ सेलेक्ट एयरपोर्ट्स पर यूपीआई का इस्तेमाल करके मर्चेंट पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए जो बैंक्स और नॉन बैंक अथॉरिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती हैं उन पे जिनमें KYC PPI हो, ठीक है। PPI मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये जैसे वॉचर होता है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, आप उसको बैंक से खरीदते हैं और उसको कहीं दे सकते हैं। जैसे आपको कोई भी सर्विस या गुड्स खरीदना हो, आप उसको दे दीजिए, रुपए की बजाय आप उसको दे दें, ठीक है। PPI 3 तरह की होती हैं: क्लोज सिस्टम PPI, सेमी क्लोज सिस्टम PPI और ओपन सिस्टम PPI। क्लोज सिस्टम PPI होता है उसको आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें जो संस्था इसको इशू करती है PPI को, आप उसकी ही सर्विसेज खरीद सकते हो उस PPI का इस्तेमाल करके, ठीक है, दूसरे पर नहीं। सेमी क्लोज में आप मतलब बैंक या नॉन बैंक जिनको ऑथोराइज करती है आरबीआई, उनकी PPI का इस्तेमाल करके आप गुड्स और सर्विसेज कहीं भी किसी भी मर्चेंट लोकेशन पर परचेज कर सकते हैं, पर उससे कैश विड्रॉल नहीं होता, ठीक है। क्लोज में भी कैश विड्रॉल नहीं होता। ओपन सिस्टम में केवल बैंक इशू करती है इसको, और इसमें कैश विड्रॉल हो सकता है। फिर है स्वामी दयानंद सरस्वती, ये फिलोसफर, सोशल लीडर और आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने वैदिक धर्म को रिफॉर्म करने के लिए किया था 1875 में मुंबई में। ये 10 प्रिंसिपल पर बेस्ड था और गॉड सोल नेचर पर बेस्ड था, ठीक है। और इन्होंने स्वराज को इंडिया फॉर इंडियन की तरह इंटरप्रेट किया 1876 में, और इन्होंने इन यूनिवर्सलिज्म को सिखाया लोगों को, मतलब किसी एक कास्ट के सपोर्टर नहीं थे, ये सारी मानव जाति के सपोर्टर थे। ये एजुकेशन को रिफॉर्म करना चाहते थे, इसलिए दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स बनाए गए, और जो पहला दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल बना वो लाहौर में बना था, और उसके जो हेडमास्टर थे वो महात्मा हंसराज थे, ठीक है। इनकी बुक सत्यार्थ प्रकाश पब्लिश की गई, और इनके और फॉलोअर्स में श्री अरविंदो और S राधा कृष्णन भी आते हैं। इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। फिर है सप्तकोटेश्वर टेम्पल, ये गोवा में है और शिवाजी को डेडिकेटेड है। गोवा में एक आइलैंड है तिवर आइलैंड, वहाँ पर है ये, और ये मतलब यूरोपियन स्टाइल में बना है, पर इसमें मंडपा वगैरह भी हैं, सैंटम भी है, ठीक है। ये डैमेज हो गया था या किसी ने इसको तोड़ दिया था, बाद में शिवाजी ने इसको फिर से बनवाया था और यहाँ पर लिंगम की स्थापना करवाई थी, जो वहाँ के एक प्लेक पर इसका मेंशन है, ठीक है। फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आता है। शुरू में इसको अंग्रेजों ने बनाया था, और इसका उद्देश्य था कि कोल डिपॉजिट है रेलवे के लिए, कोल डिपॉजिट फाइन करना, ठीक है। बाद में जब आज़ादी मिली तो उसका अलग अलग पर्पज से काम हुआ। फिर एक किलादी, एक गांव है मदुराई शहर में, तमिलनाडु में, और ये वैगई नदी के किनारे है। यहाँ पर एक्सकवेशन 2014 में शुरू हुआ था, ठीक है। यहाँ एक्सकवेशन से पता चला कि ये संगम एज से रिलेटेड है, और यहाँ जो एक्सकवेशन हुए उससे पता चला कि संगम एज जो अभी तक मानी जाती थी 300 BCE, वो शिफ्ट करके 800 BCE पहुँच गई है, ठीक है। मतलब कि संगम एज काफ़ी पुराना है, जो अभी तक अनुमान था कि 300 BCE का है, पर पता चला है कि 800 BCE का है, मतलब 500 साल और पुराना हो गया। फिर है सी केज फार्मिंग, ये एक फिश फार्मिंग टेक्निक है जिसमें जाल का इस्तेमाल करके मछलियाँ कह सकते हैं मछलियाँ पाली जाती हैं। इसमें कह सकते हैं कि 1% जो इंश्योर वाटर होता है उससे करीब 3.2 मिलियन टन की फ़िश प्रोड्यूस हो सकती हैं, ठीक है। तो काफ़ी किफ़ायती है ये, और ये जो ऑफशोर वाटर हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया सकता है, या जो बड़े तालाब होते हैं वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया सकता है। अपने यहाँ जो डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉमर्स, इंटेलिजेंस और स्टैटिस्टिक्स है, और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इन्होंने एक MOU साइन किया है डिजिटल फॉरेंसिक लेबोरेटरी बनाने के लिए। डिजिटल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज जो हैं वो जो डिजिटल एविडेंसेस होती हैं उनको इन्वेस्टिगेट करती हैं उनके थ्रू। जैसे कोई फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, ठीक है, जैसे इसमें GST के मामले थे, उसमें कई बार देखा गया कि उन्होंने फ्रॉड किया, गलत इनवॉइस जनरेट की, ठीक है। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है नॉर्मली ऑनलाइन होती हैं या डिजिटल इन्फॉर्मेशन होती है, उसको रिट्राइव करने के लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए होता है। तो उसके लिए इन्होंने अब MOU साइन किया है कि ये डिजिटल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज बनाएंगे इन सब केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।